देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे को बताने हैं ना कि कितने सॉल्यूशन है। तो हम पहले क्या कर लेंगे, ई की पावर साइन एक्स को टी पुट कर देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो हम इसको सोल्व कर नहीं सकते। ई की पावर साइन एक्स को टी पुट करोगे तो टी माइनस टू, ये डिवाइड बाई टी हो जाएगा इक्वल टू टू। तो यहाँ से इक्वेशन बनाओगे अब क्या बन जाएगी, टी स्क्वेयर माइनस टू टी, और ये अपना क्या आ जाएगा माइनस के टू इक्वल टू जीरो। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के टी की वैल्यू निकाल लो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है। तो ये कितना आ जाएगा रूट ट्वेल्व कितना होता है बच्चों, टू रूट थ्री। टू से टू काट दो कॉमन लेके, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, वन प्लस माइनस रूट थ्री। तो टी को क्या लिख दो आप, ई की पावर साइन एक्स लिख दो। ई की पावर साइन एक्स की वैल्यू बच्चों एक तो क्या आ गई वन प्लस में रूट थ्री, और ई की पावर साइन एक्स की वैल्यू एक आ गई वन माइनस रूट थ्री। वन माइनस रूट थ्री क्या होता है बोलो, नेगेटिव होता है ना, क्योंकि रूट थ्री वन से बड़ा होता है। लेकिन ई की पावर साइन एक्स की वैल्यू तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना। तो ये तो बच्चों पॉसिबल है नहीं। कहने का मतलब एक पार्ट तो हो गया खत्म। अब इस पार्ट को ध्यान से देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, मिस्टेक होने के ज़्यादा चांस होते हैं यहाँ पे। ई की पावर साइन एक्स की वैल्यू क्या लिख रखी है आपने, वन प्लस रूट थ्री। और रूट थ्री क्या होता है, लगभग 1.732 होता है ना। तो ये कितना आ गया, 2.732 आ गया। और ई की वैल्यू क्या होती है, ई एक जो है ना अपना इरेशनल नंबर होता है, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या लेते हैं हम, 2.718। तो 2.718 की पावर साइन एक्स बच्चों क्या आ गया बताओ, 2.732 आ गया ना। अब आप मेरे को ये बताओ कि इन दोनों में से नंबर बड़ा कौन है, इसमें से और इसमें से। ये नंबर बड़ा है ना, ये नंबर क्या है बच्चों, लार्जर है, और ये नंबर क्या है, स्मॉलर है। अब आप एक बात ध्यान से सुनना मेरी, जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे समझ आएगा आपको। ये नंबर मान लो टू है, और ये नंबर क्या है मान लो एट है। दोनों नंबर क्या है, वन से बड़े हैं। ये वाले दोनों नंबर भी क्या है बच्चों, वन से बड़े हैं। क्या मैं टू की पावर, आप ध्यान से सुना, टू की पावर वन कर दूं तो क्या ये इक्वल हो जाएंगे, आप कहोगे सर नहीं होंगे। तो टू की पावर अगर मैं वन से छोटी लिख दूं, टू की पावर मैं क्या लिख रहा हूँ, वन से छोटी, तो क्या ये एट के इक्वल हो सकता है कभी, बिल्कुल नहीं हो सकता। टू की पावर वन से छोटी मतलब टू की पावर हाफ लिख दोगे आप, टू का स्क्वायर रूट यानी कि कितना आएगा, रूट टू। रूट टू क्या होता है, 1.414, नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों तरफ नंबर वन से बड़े हैं, तो मेरे को टू और एट को इक्वल बनाने के लिए बच्चों इसकी जो पावर होगी ना, वो क्या होगी, मोर देन वन करनी पड़ेगी, है ना। वन से बड़ी पावर करूंगा तभी तो आंसर इसका क्या है, टू से बड़ा आएगा ना, नहीं तो छोटा आएगा टू से। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो इसकी पावर है ना साइन एक्स, ये क्या होनी चाहिए, वन से बड़ी होनी चाहिए, मस्ट बी मोर देन वन। समझ आ गई आपको बात, वन से बड़ी होनी चाहिए। बट ये तो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं है पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू वन से बड़ी कैसे हो सकती है, इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू ही वन हो सकती है ना। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन भी बच्चों पॉसिबल नहीं है। ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, तो मतलब इस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, है ना। तो नो सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैंने प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया, आई थिंक आपको समझ आया होगा सब कुछ। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है बच्चों, अल्फा बीटा दो नेचुरल नंबर है जो इस इक्वेशन के रूट है ना। एक बार आप इक्वेशन लिखो, एक्स स्क्र माइनस 70x प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो। अल्फा और बीटा क्या है, इसके रूट है, ये है। इसमें देखो क्या बोल रखा है कि लेमडा बाय टू और लेमडा बाय थ्री नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। आप मेरे को बताओ, लेमडा बाय टू, अगर मैं लेमडा को कोई टू का मल्टीपल ले लूंगा, जैसे 10 ले लिया, तो 10 को टू से डिवाइड करेंगे 5, ये तो नेचुरल नंबर आ जाएगा। लेमडा को मैं थ्री का मल्टीपल ले लिया, मान लो कोई 12 ले लिया, है ना, तो भी नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो लेमडा बाय टू और लेमडा बाय थ्री नेचुरल नंबर ना हो, इसका मतलब क्या है कि लेमडा जो है ना वो ना तो टू का मल्टीपल होना चाहिए, नोट ए मल्टीपल ऑफ टू एंड थ्री, ना टू का होना चाहिए ना थ्री का होना चाहिए, क्योंकि टू और थ्री का मल्टीपल हो गया तो इसका मतलब फिर तो ये कंडीशन ही खराब हो जाएगी, ठीक है। तो आपको लेमडा ऐसा कंसीडर करना है जो ना टू का मल्टीपल हो ना थ्री का मल्टीपल हो। फिर कहता है इफ लेमडा अज्यूम्स द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, यानी कि ऐसी लेमडा की मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है जो टू और थ्री का मल्टीपल ना हो, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, मतलब लेमडा आपको बताना है, फिर अल्फा बीटा आ जाएगा, और फिर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बताओ इस इक्वेशन के रूट बच्चों अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स 70 होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, लेमडा। मैं इस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को क्या करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लेमडा आ गया ना, एक वेरिएबल में चेंज कर देता हूँ। बीटा को मैं क्या लिख दूँ, 70 माइनस अल्फा लिख दूँ क्या, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके, है ना, बाय इक्वेशन नंबर वन। अब आप मेरी बात ध्यान से सुना, मैं अल्फा को अलग अलग वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू बच्चों में क्या करूंगा, अलग अलग पुट करूंगा, और उससे लेमडा आता जाएगा। और लेमडा जो आएगा वो एक तो सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी, वो अज्यूम करेंगे हम लेमडा की वैल्यू, और एक लेमडा की वैल्यू टू या थ्री का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अब लास्ट बात मेरे को आप ये बता दो, अगर मैं अल्फा को टू ले लेता हूँ, अल्फा को बच्चों टू ले लोगे तो आप टू इंटू सम इंटीजर आएगा,
और इक्वल टू लेमडा, तो बताओ ये तो 2 का मल्टीपल हो गया ना, 2 इंटू सम इंटीजर तो 2 के मल्टीपल होते हैं, इसका मतलब हम लेमडा को ना तो बच्चों 2 के मल्टीपल ले सकते है ना, और सॉरी अल्फा को, और ना ही अल्फा को 3 के मल्टीपल ले सकते, क्योंकि अल्फा अगर 3 का मल्टीपल हो गया, जैसे मान लो अल्फा 12 हो गया, तो ये 12 इंटू सम इंटीजर, तो 12 इंटू सम इंटीजर तो 12 का मल्टीपल होता है ना, 12 का मल्टीपल होगा तो फिर लेमडा भी 12 का मल्टीपल हो जाएगा, 12 का मल्टीपल हो जाएगा वो, तो वो 3 का मल्टीपल भी कहलाएगा, 2 का भी कहलाएगा, बट वो तो हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब ये है, आप अल्फा को जो भी लोगे ना, वो ना तो 2 का मल्टीपल लेना ना 3 का मल्टीपल लेना, ठीक है। तो आप कहोगे सर फिर आप अल्फा को कहाँ से लेना स्टार्ट कर दो, 1 से। अल्फा को 1 लोगे तो बताओ लेमडा कितना आएगा, 1 इंटू 69, बट ये तो बच्चों लेमडा की वैल्यू ले नहीं सकते, क्योंकि ये पता है 69 किससे डिवाइड होता है, 3 से, इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है लेमडा ना तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए ना 3 का, तो अल्फा को 2 3 तो ले ही नहीं सकते, ना 4 ले सकते है ना, 2 3 4 नहीं ले सकते, तो सीधा क्या लेंगे फिर 5, अल्फा को 5 लोगे तो लेमडा कितना आ गया बोलो, 5 इंटू 70 माइनस 5 यानी कि 65, 325, 325 देखो, ना तो 2 का मल्टीपल होता ना 3 का मल्टीपल होता, तो ये पॉसिबल है। अब आप कहोगे सर आगे अल्फा की वैल्यू को 6 तो नहीं ले सकते, बट 7 तो ले सकते ना। आप ध्यान देना, 7 लोगे तो देखो यहाँ 7 आ जाएगा, 70 माइनस 7 63, आपको लगता नहीं कि ये वैल्यू तो 325 से बड़ी है ना, 7 3 जा 21, और ये कितना आ गया 44, बच्चों ये नहीं लेंगे, क्यों, 441 जो होता है ना वो बड़ा होता है किससे, 325 से, और हमें लेमडा की जो वैल्यू लेनी है ना वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू लेनी है, ठीक है। अब अल्फा को 8 9 10 नहीं ले सकते, 11 लोगे तो आप मेरे को बताओ ये 11 इंटू 59 आ जाएगा ना, ये आपको पता है ना, ये भी 325 से क्या आ जाएगा बड़ा, तो आगे जो नंबर आएंगे ना बच्चों वो बड़े आते जाएंगे, तो कहने का मतलब सबसे छोटा जो नंबर आएगा ना वो 325 ही आएगा, और अल्फा को क्या लेना पड़ेगा उस केस में आपको 5, तो मेरे कहने का मतलब ये है अल्फा प्लस बीटा क्या था 70 था, आप अल्फा को क्या लोगे 5, और उसकी वजह से लेमडा कितना आएगा आपका 325 आएगा। अगर अल्फा 5 लोगे तो बीटा कितना आएगा फिर 70 माइनस 5 यानी कि 65, मेरे दोनों रूट भी आ गए अल्फा और बीटा, और लेमडा की वैल्यू भी आ गई, तो अपना आंसर निकाल दो। आंसर क्या है बच्चों, मोड ऑफ, देखना, रूट ऑफ अल्फा माइनस 1 प्लस बीटा माइनस 1, अल्फा माइनस 1 प्लस रूट ऑफ बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा और बीटा का डिफरेंस, और पूरे के साथ मल्टीप्लाई क्या करनी है आपको, लेमडा प्लस 35, देखो ये है ना, लेमडा प्लस में 35, ठीक है, तो बस आप वैल्यू पुट कर दो। ये अल्फा था, सॉरी अल्फा, अल्फा कितना था 5 था ना, ये 65 था, और इन दोनों का डिफरेंस यानी कि अल्फा माइनस बीटा का मोड 65 और 5 में डिफरेंस कितने का होता है 60 का, और ये कितना था अपना 325, और प्लस में कितना आ गया अपना 35, तो ये 4 4 का रूट 2, 65 64 64 का रूट 8 अपॉन 60 इंटू 360, ये तो इस पे कैंसिल हो जाएगा 6 पे है ना, ये 10 10 इंटू 6, आंसर कितना आ गया बच्चों आपका 60 आ गया, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके इसको आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन को कराऊंगा। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट है, पी की वैल्यू 0 नहीं है, पी क्यू आर तीन बच्चों कंजेक्टिव टर्म्स है किसकी, नॉन कांस्टेंट जीपी। कांस्टेंट जीपी क्या होती है पता है, जैसे ये लिख दो 2 2 2 2, इसको क्या बोलते हैं आप, ये भी जीपी है, कांस्टेंट जीपी। कांस्टेंट जीपी का मतलब होता है जिसमें कॉमन रेशियो क्या होता है बच्चों 1 होता है, मतलब हर टर्म सेम रहती है, ठीक है। कांस्टेंट एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होता है 0, हर टर्म सेम रहती है, उसको कांस्टेंट बोलते हैं, चाहे एपी हो चाहे जीपी हो। पी क्यू आर कॉन्स्टेंट जीपी की टर्म है, और 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का आंसर आपको दे रखा है, तो आपको अल्फा माइनस बीटा निकाल के और उसका क्या करना है होल स्क्वायर, यानी कुल मिला के आपको अल्फा की वैल्यू अलग अलग निकाल लो अल्फा बीटा, या अल्फा माइनस बीटा निकाल लो, है ना, एक ही बात है। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो माइनस 2 पहले ये तो क्या हो जाएगा ये है ना, मतलब अपने को ये वाला आंसर निकालना है। कुल मिला के मेरी बात का मतलब ये है। अब आप ध्यान से देखो, एक इक्वेशन लिखना पी एक्स स्क्वायर, स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने की। इसके रूट क्या है बोलो बच्चों, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ रूट्स कितना हो गया बताओ, माइनस बी बाई ए, यानी कि ये हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा माइनस आर बाई पी हो जाएगा, पी जीरो नहीं है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब यहाँ से मैं कुछ नहीं कर सकता, अब ध्यान से दो, सेकंड कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन तो ये, सेकंड थी पी क्यू आर बच्चों किसकी टर्म है, जीपी की, पी क्यू आर अगर जीपी की टर्म है तो आप है ना इनको कुछ मान लो, जैसे पहली टर्म को आप क्या मान लो, ए मान ले,
जीपी की फर्स्ट टर्म को ए मान लो, सेकंड टर्म को बच्चों ए आर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते ना, बट आर स्मॉल मत मानना क्योंकि स्मॉल आर तो क्वेश्चन में यूज किया गया है, तो कैपिटल ए आर मान ले और इसको क्या मान लो फिर ए आर स्क्वायर। तीन टर्म जीपी की क्या होती है, ए आर और ए आर स्क्वायर होती है ना। पी क्यू आर को ये अज्यूम कर लिया मैंने, तो आप मेरे को बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस क्यू, क्यू क्या है देखना ए आर अपॉन पी, पी कितना है ए, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस आर आ गई। ये बोलो आर कितना है ए आर स्क्वायर, और ये कितना है आपका पी, पी कितना है बच्चों ए, तो ये कितना आ गया माइनस के आर स्क्वायर। मेरे कहने का मतलब ये है अपने को ये निकालना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आ गया तो निकल जाएगा ना आंसर। ये रहा अल्फा प्लस बीटा, ये रहा अल्फा बीटा, लेकिन इन दोनों के आंसर किसकी फॉर्म में है, आर की फॉर्म में। तो आप कहोगे सर अब आर अगर आपको पता लग गया ना, अब अपना टारगेट क्या है बच्चों, नाउ अपना टारगेट है कि क्या आर निकाल लो। और आर के लिए अब क्या करेंगे बताओ, जो ये कंडीशन दे रखी है ना ये वाली, बस इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, आर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/अल्फा प्लस 1/बीटा किसके इक्वल दे रखा है बच्चों, 3/4, देखो 3/4 ही है ना। तो इधर एलशियम लोगे, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या था बोलो माइनस आर, ये क्या था माइनस आर स्क्वेयर, माइनस से माइनस कट गया, एक आर काट दो है ना, 1/आर आ गया, 3/4, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 4/3। आर की वैल्यू अगर 4/3 आ गई तो बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया। सो अल्फा प्लस बीटा क्या था बताओ अपना, माइनस आर था ना, यानी कि -4/3, और अल्फा इंटू बीटा क्या था बच्चों, माइनस के आर स्क्वेयर, यानी -4/3 का स्क्वेयर, यानी माइनस के 16/9, दोनों वैल्यू निकल गई। तो अपना आंसर क्या होगा फाइनल बताओ, आंसर अपने को निकालना था अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करके और 4 अल्फा बीटा को माइनस कर दो, एक ही बात है। अल्फा प्लस बीटा कितना बोलो, अल्फा प्लस बीटा -4/3, इसका स्क्वायर -4, अल्फा बीटा कितना बोलो -16/9, स्क्वायर करो 16/9 और 64 हो जाएगा क्या, 64/9, तो कितना आ गया ये अपना 80 आ गया, 80/9। आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए है ना। बिल्कुल बेसिक मेथड से हमने किया, कोई फॉर्मूला वगैरह ज़्यादा हमने एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया। जो जो क्वेश्चन में कंडीशन जैसे जैसे गिवन थी मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से उसका हमने यूज़ करना है। ये क्वेश्चन हो गया, देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, यानी कि अच्छे का मतलब ये कि कॉन्सेप्चुअल तरीके से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आपको लगेगा, ठीक है। इसमें क्या गिवन है, ए बी सी बच्चों लेंथ है 3 साइड्स की जो एक ट्रायंगल फॉर्म करती है ना, यानी कि ट्रायंगल की 3 साइड अपने को दे रखी है ए बी और सी, और आपको पता है ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या होता है बड़ा होता है, यानी कि ए और बी का सम सी से बड़ा होगा, बी और सी का सम बच्चों ए से बड़ा होगा, सी और ए का सम बच्चों बी से बड़ा होगा ना, ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। और आपको क्या बताना है, इफ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स जो लाई करता है इस इंटरवल में, यानी कि आपको इस इक्वेशन से x की सारी वैल्यू का सेट निकालना है, ठीक है, जो पॉसिबल वैल्यूज होगी x की, और x का जो इंटरवल आएगा उसको आपने बोल दिया मान लो अल्फा बीटा, ठीक है। फिर उससे इक्वेट करके अल्फा बीटा निकाल के और फिर आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो आप स्टार्टिंग कैसे करोगे, पहले तो बच्चों आप इस इक्वेशन से x की, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं और हम क्या निकालते हैं x की वैल्यू। देखो x की वैल्यू बच्चों निकालने के दो तरीके हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर बनाने के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता, तो कौन सा फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने जाओगे ना तो देखो मुझे नहीं लगता कि आप निकाल पाओगे, क्योंकि थोड़ा लेंथी है ना, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और फिर स्क्वेयर करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथी हो जाएगा। आप इसको जो है ना ओपन करो इस इक्वेशन को, देखो कितनी आसान तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ, ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर -2ab करने को आप पेपर के अंदर आपको याद नहीं आएगा ना, तो आप क्या करोगे क्वाड्रेटिक यूज करोगे, ठीक है। माइनस क्या आ गया बोलो 2bc इंटू एक्स प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखो, परफेक्ट स्क्वेयर बनाने के लिए ये ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर है ना, यानी ए एक्स का होल स्क्वेयर, इसके साथ एक मिला लो बी स्क्वेयर, और ये क्या आ गया ए बी एक्स, तो ये रहा देखो ए बी एक्स, ये तीन टर्म को मर्ज कर लिया मैंने है ना, ताकि ये परफेक्ट स्क्वेयर बना सकूँ मैं। फिर बाकी जो तीन टर्म बच गई बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bcx इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों 0। तो यहाँ से बोलो क्या आ गया, ये ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वेयर आ गया, और ये क्या आ गया बी एक्स माइनस सी का होल स्क्वेयर। और मैंने हर बार आपको बताया है कि दो परफेक्ट स्क्वेयर का सम 0 है, इसका मतलब ये नंबर भी अलग से 0 होना चाहिए और ये नंबर भी अलग से 0 होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। तो यहाँ से x क्या होना चाहिए b/a, और यहाँ से बच्चों x क्या होना चाहिए बताओ c/b। समझ गए आप मेरी बात।
ये होना चाहिए, है ना। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि ए बी सी किसकी साइड थी, एक तो मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली, फिर अब मैं एक्स की वैल्यू और कैसे निकालूंगा, फिर मेरे को तो इंटरवल निकालना है ना कि एक्स की वैल्यू का पॉसिबल इंटरवल क्या है। तो उसके लिए अब हम कंडीशन यूज करेंगे कि ए बी सी अगर ट्रायंगल की साइड है तो इन तीनों कंडीशन को यूज करना पड़ेगा बारी बारी से, है ना। फिर लास्ट में एक्स की वैल्यू आएगी। अच्छा, ये तो ए बी सी है, बट हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। कहने का मतलब अपना अब जो टारगेट है ना मेन बच्चों, वो आप कहोगे सर ए बी सी को लिखो किसमें, इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो ए बी सी को एक्स की टर्म में लिखेंगे तभी तो इस इनइक्वालिटी का यूज करके एक्स की फॉर्म में आंसर आएगा ना, ठीक है। तो अब आप क्या करो, देखो बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आप ए को कुछ भी मान लो। अच्छा, आप ये करो ना, सेटिस्फाइंग द कंडीशन। अच्छा, ये भी दे रखा है ना कि ए बी सी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ए इसका क्या है, एक रूट नहीं, ए इसका रूट नहीं है, सॉरी। देखो मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू एक आ गई अपनी बी बाई ए। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ एक बार। और एक्स की वैल्यू एक अपनी क्या आ गई, देखो सी बाय बी आ गई, है ना, सी बाय बी। मैं आपको ये कहता हूँ, आप तीनों वेरिएबल को है ना ए बी सी को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, यानी कि ए को तो ए ही रहने दो, बी को भी ए की फॉर्म में ले आओ और सी को भी ए की फॉर्म में ले आओ। ऐसा पॉसिबल है क्या? देखो मैं यहाँ से आपको बोलता हूँ कि बी की वैल्यू को ए एक्स लिख सकता हूँ, बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना, लिख दिया। यानी कि p की वैल्यू मैंने p नहीं बल्कि a की फॉर्म में ले आया मैं, ठीक है। और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके c को क्या लिख दो बच्चों आप, bx, और b को वापस क्या लिख दो, ax इंटू एक्स। तो यानी कि c क्या आ गया, ax स्क्वायर आ गया, है ना। c क्या आ गया बच्चों, ax स्क्वायर, और a तो a है ही। मेरे कहने का मतलब ये है तीनों वेरिएबल को a b c को आपने a की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब क्वेश्चन आसान हो जाएगा। नाउ अप्लाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी, है ना। ट्रायंगल इनइक्वालिटी को अप्लाई कर दो। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में क्या होता है, पहला केस तीनों अप्लाई करने पड़ेंगे क्योंकि तीनों एक साथ ट्रू होने चाहिए, है ना। a प्लस बी जो है ना वो c से क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है। a की वैल्यू तो a है, b की वैल्यू क्या है बोलो, ax, और c की वैल्यू क्या है, ax स्क्वायर। a कॉमन लेके काट दो क्योंकि a जीरो तो हो नहीं सकता, इसकी साइड है ट्रायंगल की, तो 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, या बोल दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 लेस देन जीरो। अच्छा, इसकी वैल्यू लेस देन जीरो। अब देखो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस देन जीरो होती थी तो आप क्या करते थे, मान लो आप ऐसा करते थे, इसकी वैल्यू लेस देन जीरो होती थी तो आप कहते थे एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, 2 से 3, है ना, ओपन रूट्स के बिटवीन लाई करता है। पहले तो रूट्स निकालने पड़ेंगे ना कि 2 और 3 है, तो इसके लिए पहले तो आप क्या करोगे, इसके फैक्टर बनाओगे, है ना। फैक्टर तो बन नहीं रहे, तो आप इसको जीरो मान के क्या निकालो, इसके रूट, एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर और माइनस 4ac, यानी कि ये हो जाएगा कुछ ऐसा, है ना। तो आप बताओ मेरे को एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, आप समझते हो क्या? 1 छोटी वैल्यू से, छोटी वैल्यू ये है और बड़ी वैल्यू बच्चों ये है। आपको सीखा ही है कि जैसे दो रूट आपने निकाल दिए 2 और 3, तो छोटे रूट से बड़े रूट तक इंटरवल होता है ना, तो ये छोटा रूट है ये बड़ा रूट है। मतलब कि पहली कंडीशन से एक्स की वैल्यू बच्चों मेरे पास आ गई क्या, 1 माइनस रूट 5 से लेके 1 माइनस रूट 5 बाई 2 से लेके 1 प्लस रूट 5 बाई 2। अच्छा एक बार है ना, ये रूट में आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप रूट 5 की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट क्या होती है 2.2 मान ले, एक बार मैं मान रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू कहाँ कहाँ से बिलोंग करेगी बोलो, 1 माइनस 2.2 यानी माइनस 1.2, माइनस 1.2 को 0 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे ये आ गया, है ना। ये कितना आ गया 3.2, 32 मान लो, 32 बाई 2 16 यानी कि 1.6। तो मेरे कहने का मतलब ये है अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने ये निकाल दी, ठीक है। अब केस सेकंड बच्चों, केस सेकंड के अंदर क्या लिखो, अब b और c का सम किससे बड़ा होना चाहिए, a से। b क्या है बोलो, ax, c क्या है बच्चों, ax स्क्वायर ग्रेटर देन a। तो a कॉमन लेके काटोगे तो x प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, तो क्या आ गया ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब की बार ग्रेटर देन जीरो आ गया, है ना, तो ग्रेटर देन जीरो आ गया तो भी कोई बात नहीं, रूट तो निकालेंगे ना। एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ, माइनस बी प्लस माइनस, ये वो आएगी वही, लेकिन बस यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस, है ना, प्लस की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस। तो आप इसको 2.2 लिखोगे, तो आप मेरे को बता दो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का साइन लोगे तो 2.2 में से 1 गया 1.2, 1.2 को 2 से डिवाइड करोगे 0.6, है ना। माइनस का साइन लोगे तो माइनस 3.2, माइनस 3.2 को 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस के 1.6, है ना। तो ये छोटी वैल्यू आ गई और ये बड़ी वैल्यू आ गई। और ग्रेटर देन के साइन में आप क्या करते थे बताओ, ये छोटी वैल्यू और ये बच्चों बड़ी वैल्यू, तो ग्रेटर देन में पॉजिटिव है गया तो ये यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, है ना, प्लस माइनस प्लस, ये सारी इनइक्वालिटी की बातें हैं, ये मत सोचना कि क्वेश्चन इतना लेंथी है, ठीक है। अब बताओ एक्स की वैल्यू कहाँ से होनी चाहिए, या तो एक्स की वैल्यू बच्चों होनी चाहिए इधर से, यानी कि इस इंटरवल में, है ना, और या फिर होनी चाहिए 0.6 से लेके आगे,
यही तो होता है, एक्स की वैल्यू यहाँ होनी चाहिए। दो केस हो गए, अब तीसरा और लास्ट केस, और फिर इन तीनों केसों का बच्चों हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। क्यों? क्योंकि ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। सी प्लस ए क्या होना चाहिए, बी से बड़ा। सी की वैल्यू क्या है बच्चों, ए एक्स स्क्र प्लस ए, और ये क्या है आपकी ए एक्स। तो अब देखो ए से काट दो, और ये एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, +1 हो जाएगा ना, ग्रेटर देन 0। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ से आप जब x की वैल्यू निकालते हो तो d तो निकालते हो ना पहले, बी स्क्र माइनस के 4 इंटू ए इंटू सी, ये तो नेगेटिव आ गया। और बच्चों मैंने आपको क्वाड्रेटिक में ये बताया है हर बार कि किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है जब उसका d क्या होता है, नेगेटिव, और लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब कि d नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। ये एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, ऑलवेज पॉजिटिव। और हमें ऑलवेज पॉजिटिव ही चाहिए, इसका मतलब यहाँ से तो x किससे बिलोंग करेगा, फिर रियल नंबर से। मेरे कहने का मतलब ये है, इस इक्वेशन में आप x को कुछ भी पुट कर लो, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। इनमें तो ऐसा नहीं आया था ना, केस 1 में तो सिर्फ x की वैल्यू आप यहाँ से यहाँ तक ही ले सकते हो, केस 2 में x की वैल्यू सिर्फ यही ले सकते हो, केस 3 में x की वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो। तो मतलब केस 3 को तो रास्ते से हटाई दो। क्यों? क्योंकि हमें तो तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए। आप एक बात बताओ, एक बच्चा तो कहे कि x इस इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए, एक बच्चा कहता है x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन वैल्यू क्या होगी, 2 से 3 होगी ना। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये कॉमन होगा। तो अब बस आप क्या करो, नाउ लास्ट स्टेप अपना क्या है, टेक कॉमन पोर्शन या कॉमन सॉल्यूशन ऑफ केस 1 एंड केस 2। मैं सारी बातें आपको लिख के समझा रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ इस क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प ना मिले, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आए। केस 1 में x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी, मैं डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। देखो 4 मेरे पास नंबर है, -0.6 +0.6 1.6 -1.6। मैं चारों नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ। पहले -1.6 आएगा सबसे छोटा, फिर -0.6 आएगा, फिर बच्चों +0.6 आएगा, और फिर बच्चों -1.6 आएगा, है ना। ये 4 वैल्यू आ गई। अच्छा पहला केस बताओ आप मेरे को, पहला केस -0.6 से 1.6 के बीच में, ये रहा -0.6, है ना, और ये रहा +1.6। मतलब कि पहला केस तो आप कह रहे हो सर इनके बीच में आएगा, है ना। ये रेड वाला सॉल्यूशन हो गया पहले केस का, तो ठीक है। दूसरा केस देखना, या तो -1.6 से छोटी या 0.6 से बड़ी। 0.6 से बड़ी कहने का मतलब ये ऐसे, है ना, और या -1.6 से छोटी ऐसे। अब आप मेरे को बता दो दोनों में कॉमन क्या लग रहा है, दोनों में क्या लग रहा है आपको कॉमन, रेड और ब्लू वाली लाइन में बच्चों कॉमन पोर्शन तो कोई भी बच्चा भी देख के बता देगा कि सर ये वाला पोर्शन है ना। मतलब कि यहाँ से लेके, अब देखना मैं जो बना रहा हूँ आपको समझ आ रहा है क्या, ये वाला कॉमन पोर्शन है क्या, बिल्कुल आसानी से समझ आ गया, ये वाला कॉमन पोर्शन है। तो मतलब x कहाँ से बिलोंग करेगा बोलो, 0.6 से लेके, ओपन ब्रैकेट है ना, क्लोज ब्रैकेट नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का साइन होता है ये। तो ये आ गया। अब 0.6 था क्या, बस यही अल्फा बीटा है, ये अल्फा है ये बीटा है ना। 0.6 किसकी वैल्यू थी देखना, ये रहा 0.6, आई थिंक ये थी अपनी प्लस वाली थी, है ना, -1 + √5/2 थी। ये क्या थी बच्चों, -1, 0.6 इसी से आया था ना। और 1.6 कहाँ से आया था, देखो यहाँ से देख लो, ये रहा 1.6। 1.6 किससे आया होगा, फिर इससे आया होगा, √5 + 1/2, √5 + 1/2, यानी कि ये √5 - 1/2 है, ये √5 + 1/2 है। तो ये इंटरवल क्या दे रखा है क्वेश्चन में आपको, अल्फा बीटा दे रखा है। तो अल्फा बीटा क्या आ गया बोलो, √5 - 1/2 और √5 + 1/2। बस अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, अपने को निकालना क्या है, आंसर देखना 12 इंटू अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। तो अपना फाइनल आंसर क्या है, 12 इंटू अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। बस कर दो 12 इंटू इस वैल्यू का स्क्वेयर करना, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, और 2 का स्क्वेयर करोगे 4, इसका भी स्क्वेयर करो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और डिवाइड बाय 2 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 4। अब 4 क्या ले लो, एलसीएम ले लो। 4 एलसीएम लोगे बच्चों बताओ, -2√5 + 2√5 तो कट जाएगा, ये 6 है और ये भी कितना है 6। तो ऊपर कितना आ गया बोलो, 12 इंटू 12/4, एक 4 इससे काट दो, 12 3 जा कितना आ गया 36। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको ना बिल्कुल आसान तरीके से समझा दिया कि किस तरीके से इस क्वेश्चन में हम अप्रोच करेंगे। ट्रायंगल इनइक्वालिटी एक नहीं बल्कि तीनों बार लगाएंगे, फिर उससे तीनों से कॉमन सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, है ना। √5 आ गया तो उससे थोड़ा आसान बनाने के लिए, समझने के लिए उसको √5 को एक बार वैल्यू अज्यूम करके लिख लो। तो मतलब इस तरह की बातें छोटी छोटी आपको मैथ में याद रखनी है, फिर आपको क्या है कैलकुलेशन में थोड़ी ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। अब ये क्वेश्चन देखो, ये
जेई मेंस के क्वेश्चंस में बच्चों को सबसे टफ लगा, और पता नहीं बच्चे कैसे कैसे मतलब इसके अंदर अप्रोच लगा रहे हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। मैं कहता हूँ आप उस तरीके से सोचो क्वेश्चन को कि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पहली बार आपके सामने आएगा ना, तो आपके दिमाग में क्या बात आएगी, क्योंकि एग्जाम सेंटर से बाहर बैठ के, अपने रूम में बैठ के, स्टडी सेंटर के ऊपर बैठ के, लाइब्रेरी के अंदर बैठ के, तो पता नहीं बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके पास सोशल मीडिया होता है, यूट्यूब है, गूगल है, आप कुछ भी करोगे है ना उसके बारे में। बट एग्जाम में आपके पास ये कुछ भी नहीं होगा। आपका दिमाग क्या कहेगा इस क्वेश्चन को देख के? x1 x2 x3 x4 इस इक्वेशन के बच्चों सॉल्यूशन है ना, और आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ये दे रखी है और m निकालना है। तो आप कहोगे सर अगर इस इक्वेशन के चारों रूट हमें पता लग जाए किसी तरीके से, है ना, और तो कोई तरीका है नहीं, चारों रूट पता लग गए x1 x2 x3 x4, तो मैं इसके अंदर ये वैल्यू पुट करके और इसको इसके इक्वेट करके m निकाल लूंगा, है ना, बस। तो मेरा पहला जो टारगेट है ना, मेथड 1 मैं आपको बता रहा हूँ, तो क्या है बच्चों, वो पहली बात मेरे दिमाग में आएगी कि इस इक्वेशन के चारों रूट, ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक होती तो 2 रूट, क्यूबिक होती तो 3 रूट, ये बायो क्वाड्रेटिक है तो कितने, 4 रूट। अच्छा, हायर डिग्री की इक्वेशन को सोल्व करने का आसान मेथड क्या होता है? आप कहोगे सर इसमें तो वैल्यू पुट करके देखते हैं, पहले एक फैक्टर तो अपने को बनाना पड़ेगा ना। तो x की वैल्यू क्या पुट करो इसमें, 1। बताओ क्या x 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? वैसे ही देख लो, x अगर 1 लिखोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। 4 + 8 पेपर में लिखना नहीं है आपको, सिर्फ है ना देखना है इसको, आपको सिर्फ मन में ही सोच लेना है कि ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। मैं आपको फिर भी लिख के दिखा रहा हूँ, -17 -12 + 19, बोलो 0 हो सकता है? 12 12 और 9 21 21, ये तो 21 से छोटा हो गया, तो ये 0 नहीं है, है ना। अब x को क्या पुट करो, -1, -1 पुट करके देखना, ये तो 4 आएगा, ये -8 हो जाएगा, ये -17 होगा, ये +12 हो जाएगा, ये +9। अब देखो 12 और 9 21, 25 में से 25 के 0, यस हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू एक तो आ गई -1, यानी x + 1 क्या आ गया बच्चों, इसका एक फैक्टर आ गया, नो डाउट। क्वेश्चन इससे लेंथी पड़ेगा, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन का क्वेश्चन आता तो ही लेंथी होता, ये तो 4 डिग्री की इक्वेशन आ गई है ना, तो लेंथी तो नो डाउट होना ही होना है। जेई का क्वेश्चन है तो लेंथी तो होगा ही होगा, नो प्रॉब्लम। तो अब आप क्या करो बच्चों, इस पोलिनोमियल को आप क्या करोगे, x + 1 से डिवाइड करके एक क्यूबिक फैक्टर निकालोगे ना। तरीका यही सबसे आसान है ना। फिर मैं आपको दूसरा मेथड भी इसका बताऊंगा, देखो। लेकिन आपको पेपर के अंदर कैसे सोचना है इस क्वेश्चन में, मैं आपको पहले वो समझा रहा हूँ। तो इसका जो एक फैक्टर और आ जाएगा बच्चों, आप कैलकुलेट खुद कर लेना, मैं करके नहीं दिखा रहा आपको, मैंने निकाल लिया है पहले ही। ये फैक्टर आपका आ जाएगा, है ना। रिमाइंडर तो 0 होगा ही होगा, नो डाउट, क्योंकि ये फैक्टर है x + 1। तो अब आप क्या करो बच्चों, अब आप इसको कंसिडर करो। अब एक बार इसको क्या मान लो आप, gx मान लो, ठीक है। अब इसका रूट हम निकालेंगे ना, अब इसका रूट आप निकालो। वही देखो, 1 पुट करोगे नहीं होगा, है ना, 1 पुट करने से थोड़ा आएगा, 4 + 4 और -21 + 9 नहीं आएगा, -1 पुट करोगे तब भी नहीं आएगा, ठीक है, 2 पुट करोगे तब भी नहीं आएगा, मतलब ये आपको पुट करना पड़ेगा। इससे मान लो मैं 3 पुट करता हूँ, एक बार 3 पुट करेंगे तो आएगा क्या, 3 पुट करना, 4 × 3 का क्यूब और 3 का स्क्वायर और 63, और ये है ना, नहीं आया ना, 3 पुट करके नहीं आया, तो -3 पुट करना, 3 पुट करके 0 नहीं आया, -3 से आ जाएगा, 4 × -3 का क्यूब -3 का स्क्वायर और -3 + 9, ये बच्चों क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी कि x की वैल्यू क्या होगी बताओ, x की वैल्यू होगी बच्चों आपकी -3, यानी कि x + 3 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया, x + 3 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। अब आप क्या करोगे, जो क्यूबिक फैक्टर आपने बनाया था ना, 4x³ प्लस में 4x² -21x + 9, इसको किससे डिवाइड करोगे बोलो, x + 3 से। तो ये जो फैक्टर आएगा ये क्या आ जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक आ जाएगा। और ये क्वाड्रेटिक आ गया तो अब अपने को मजा आ गया, क्योंकि क्वाड्रेटिक के तो फैक्टराइज अपने को करने आते हैं ना, 4 3 जा 12, तो 6 और 8 इसके फैक्टर बनेंगे, माइनस के 6 और 2 -6 -2। तो इसमें से क्या कर लो आप, 2x कॉमन ले लो, x - 1, 2x - 1 और माइनस के 3 कॉमन ले लो, 2x - 1, तो ये क्या आ गया अपना बच्चों, 2x - 3 और 2x - 1। तो x की 4 वैल्यू आ गई, पहले क्या आई थी -1, दूसरी क्या आई -3, तीसरी क्या आई बच्चों, यहाँ से कितनी आएगी बोलो 3/2, और यहाँ से कितनी आएगी 1/2, ये चारों वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को क्या गिवन है बताओ, 4 प्लस इन चारों रूट का स्क्वायर का सम 4 प्लस कर दो, इसका स्क्वायर करोगे, -3 का स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, और 4 + 1/2 का स्क्वायर करोगे, है ना। और ये वैल्यू आपको क्या दे रखी है देख लो बस, 125/16 m, 125/16 m। तो बस देखो आसानी से m निकल जाएगा। ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया भाई
डिवीजन करने से, इस तरह से छोटी मोटी कैलकुलेशन करने से अगर आपको 4 नंबर मिलते हैं जेई जैसे पेपर के अंदर तो कोई बुराई नहीं है ना। ये कितना आ गया बोलो, 25/4 आ गया। और ये कितना आएगा 16 17 17/4 आ जाएगा। और 125/16 m, ये 16 कट गया, ये 125 कट गया, तो सीधा ही देखो m आ गया कितना 13 इंटू 17। और 13 इंटू 70 तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्या होता है इसका मतलब 13 इंटू 17 221। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बच्चों कितना आ गया 221। ये तो एक मेथड था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मेथड 2। आप कहोगे सर ये तो बहुत लेंथी हो गया ना, नो डाउट लेंथी है, मुझे भी पता है। अब इसका देखो मेथड 2। मेथड 2 कई बार आपके दिमाग में आएगा, कई बार आपके दिमाग में नहीं आएगा, बट मेथड 1 हमेशा आपके दिमाग में आएगा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि पेपर के अंदर जो चीज़ आपको दिमाग में आई ना, देखो वो आपको जरूर सीखनी चाहिए, चाहे वो लेंथी क्यों ना हो। क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर आपको मान लो लेंथी मेथड आता है और बाकी कोई मेथड नहीं आता, तो अच्छा तो यही है ना कि आप उसको अप्लाई करके और क्वेश्चन का आंसर निकाल दो। अब आप ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, x1 को एक बार मैं अल्फा बोल देता हूँ, है ना, मान लो, या x ही बोल देता हूँ एक बार, 4 + x² लिखा हुआ है। आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के नजरिए से सोचो कि 4 + x² कब आता है मल्टीप्लिकेशन में, जब x + 2i करते हो आप और x - 2i करते हो, यही तो होता है x² + में 4, है ना। यानी कि x की वैल्यू, यानी x + 2i और x - 2i की क्या करोगे, एक बार आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपका जाके क्या आएगा बच्चों, x + 4 आएगा, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि इस फैक्टर के अंदर जो ये पोलिनोमियल आपको दे रखा है ना, ये क्या दे रखा है बच्चों, px दे रखा है। इस पोलिनोमियल को आप एक बार क्या मान लो, px मान लो, 4x⁴ प्लस 8x³ माइनस 17x² माइनस के 12x और प्लस के 9, ठीक है। एक बार आप क्या निकालो इससे, p2 अल्फा निकालो। एक बार आप अपनी तरफ से कोशिश करके p2 अल्फा निकालना, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आगे हम देखो इसको आसानी से अप्रोच करेंगे। 2 आइटा, सॉरी अल्फा नहीं, तो 2 आइटा का होल पावर 4 कितनी होती है, देखो 2 की पावर 4 16 और आइटा की पावर 4 कितना होता है 1। जल्दी जल्दी सोचना है, ठीक है ना। 2 का क्यूब 8 है ना, 2 आइटा का क्यूब, और आइटा क्यूब कितना होता है बच्चों माइनस आइटा, है ना। एक बार मैं आइटा क्यूब लिख देता हूँ चलो। और 2 आइटा का स्क्वायर 4 आइटा स्क्वायर यानी कि -4, और ये कितना हो जाएगा 2 आइटा, और ये कितना हो जाएगा प्लस के 9। आइटा क्यूब क्या होता है आपको पता है, माइनस आइटा, है ना। तो सिंप्लीफाई आप करोगे इसको, सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता हूँ 144 - 88 आइटा आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप p -2 आइटा निकाल लो एक बार। -2 आइटा निकालोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ देखो 16, क्योंकि समझाने का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है ना। -2 का क्यूब कितना होता है -8, और आइटा क्यूब माइनस आइटा लिख देना आप, और ये -4 हो ही जाएगा, ये -2 आइटा है ही, और प्लस में क्या है बच्चों 9, ये आएगा 141 प्लस 88/आइटा। बस प्लस और माइनस का फर्क आएगा यहाँ से, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखा दी। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0, है ना, ये होती है। और आप कहते हो 2 रूट है इसके अल्फा और बीटा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट होती है a × x - अल्फा × x - बीटा, ये तो आपने सीखा है ना थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर। तो आप मेरे को बताओ कि अगर इस इक्वेशन के बच्चों 4 रूट है x1 x2 x3 x4, तो जो px पोलिनोमियल था आपका, या px = 0 इक्वेशन थी, उसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, क्या लिख सकते हो। 4 लीडिंग कोफिशिएंट है तो 4 तो क्या करना पड़ेगा आपको, बाहर करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर क्या करना पड़ेगा बोलो बच्चों, x1, है ना, x में से क्या माइनस करना पड़ेगा आपको, x1, x में से क्या माइनस करना पड़ेगा x1, फिर x में से क्या माइनस करना पड़ेगा x2, फिर x में से x3, और फिर x में से x4। आप मेरी बात समझ रहे हो, ये तो करना ही पड़ेगा ना आपको। इस तरीके से आप अप्लाई करोगे तभी तो बात बनेगी। अच्छा आपने अब ये पुट कर दिया 4 इंटू, इसको आपने ये लिख दिया क्या, 4x⁴ प्लस 8x³ माइनस 17x² माइनस के 12x और प्लस में 9। अच्छा अभी आपने क्या मैंने बताया था, एक बार x की जगह या इसके x1 की जगह क्या पुट कर दो 2 आइटा, और एक बार क्या पुट कर दो -2 आइटा। तो आपने दो वैल्यू निकाली थी ना, आपने जो दो वैल्यू निकाली तो इसमें पुट करो आप x की जगह क्या 2 आइटा, x की जगह 2 आइटा पुट करना, तो क्या आ गया ये 4 इंटू 2 आइटा माइनस x1, और ये क्या आएगा 2 आइटा माइनस x2, ये क्या आएगा 2 आइटा माइनस x3, और ये क्या आएगा 2 आइटा माइनस x4। और इसका आंसर तो आपने निकाला था 2 आइटा पुट करके, कितना आया था ये 141 - 88 आइटा। पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी में बच्चों अब आप x को क्या पुट कर दो -2 आइटा, देखना अब आसानी से आंसर आ जाएगा। ये कितना आ गया माइनस के 2 आइटा आ जाएगा बोलो, -x1, है ना, माइनस के 2 आइटा आ जाएगा, -x2,
माइनस के 2 आइटा आ जाएगा, माइनस का x3, माइनस के 2 आइटा आएगा, माइनस x4। मैं सिर्फ आपको अप्रोच समझा रहा हूँ कि सेकंड अप्रोच सोचने की बच्चों ये भी हो सकती है। ये आ गई फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने से ही तो आएगा ना, मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ आप मेरे को क्या आएगा, ये 4 इंटू 4 बाहर क्या बन जाएगा, 16। ये हो गया। अच्छा अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये 4 नंबर है, 4 टर्म मल्टीप्लाई में 1 2 3 4, और सभी से माइनस बाहर कॉमन ले लूंगा तो सारे माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो फिर ये मतलब क्या बन गया, 2 आइटा प्लस x1, और ऊपर क्या है देखो, 2 आइटा माइनस x1, यही तो है ना। या ऊपर वाले को x1 माइनस 2 आइटा कह लो, है ना, या ये कह लो। तो बताओ अब इसको सोल्व करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 आइटा इंटू 2 आइटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, -4, और माइनस के x1 का स्क्वायर आएगा ना। और 4 बार मल्टीप्लाई आएगी तो ये माइनस वाले सारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे ना। तो ये माइनस का कोई चक्कर नहीं है, तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा, 4 प्लस में x1 का स्क्वायर, 4 प्लस में x2 का स्क्वायर, इंटू 4 प्लस में x3 का स्क्वायर, इंटू 4 प्लस में x4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों, है ना, 4 प्लस में x4 का स्क्वायर, और इक्वल टू क्या बन जाएगा, 141, 141 माइनस के 88 आइटा, और इनटू क्या हो जाएगा आपका 141 प्लस 88 आइटा। और आपको पता है ना a माइनस बी आइटा, और ये तो क्या होता है 141 का स्क्वायर हो जाता है, और ये क्या हो जाता है 88 का स्क्वायर। ये आपको स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, नो डाउट लेंथी कैलकुलेशन है उसकी, आसान है बल्कि इससे तो, है ना। और ये क्या हो गया बोलो, 16 इंटू, इसकी वैल्यू तो अपने को गिवन थी ना क्वेश्चन में, 125/16 m, तो ये इसके इक्वल आ गया। तो ये 16 से 16 कट गया, 125/m, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 27625, ये आ जाएगा बच्चों 27625। तो इसको 125 से डिवाइड कर देना, m क्या आ जाएगा आपका 221। तो ये सिर्फ मैंने अप्रोच बताई है, लेकिन मेरे को खुद को ये अप्रोच अच्छी नहीं लगती क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन भी लेंथी है। आइटा में कहीं पे भी छोटी सी मिस्टेक होगी प्लस माइनस के साइन में, वहीं आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट अप्रोच तो वही थी कि हायर डिग्री इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका ढूंढ लो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या बोलता है, इस चीज को ध्यान से समझो बच्चों। अब क्या है, इसको ना उल्टा करके लिख लो, a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, c ग्रेटर देन 0। मतलब ये क्या मतलब है कि सारे के सारे जो नंबर है ना वो क्या है, पॉजिटिव है। a क्या है बच्चों, सबसे बड़ा नंबर है, यही तो दिख रहा है। b और c क्या है, सबसे छोटा है ना। ये क्या है बच्चों, सबसे छोटा है, और सारे के सारे नंबर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। फिर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों x में, इसमें कहता है अल्फा की वैल्यू 1 नहीं है, अल्फा की वैल्यू 1 नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। p वन ऑफ इट्स रूट, मतलब कहता है अल्फा जो 1 के इक्वल नहीं है वो इस इक्वेशन का एक रूट है। तो इन दो स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ये बात की बात है। पहले तो मैं कहता हूँ इस इक्वेशन के दो रूट निकालो, है ना। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जब भी मैं क्वाड्रेटिक पढ़ाता हूँ तो ये दो कॉन्सेप्ट तो मैं बताता ही बताता हूँ कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके तीनों कोफिशिएंट का सम 0 आ जाए तो इसके रूट कौन कौन से होते हैं, एक तो 1 होता है और एक c/a होता है ना, ये होता है। मेरे को देखते ही पता लग गया, देखो कोफिशिएंट a प्लस बी माइनस 2c, b प्लस सी माइनस 2a, c प्लस a माइनस 2b, मतलब सर्कुलर फॉर्म में है ये, है ना। तो यहाँ पे आप मेरे को बता दो, इसको अगर मैं a बोल दूं, इसको b बोल दूं, इसको c बोल दूं, तो बच्चों यहाँ पे तीनों कोफिशिएंट का सम 0 दिख रहा है ना आपको, 0 दिख रहा है। तो फिर इसके रूट्स क्या आगे बोलो, रूट्स आर, एक तो आ गया 1 और एक आ गया बच्चों c/a। c का मतलब c प्लस a माइनस 2b, और a का मतलब क्या, a प्लस b माइनस 2c, ये आ गया। अब इसमें दो रूट में एक को क्या बोल रखा है इसने, अल्फा, अल्फा इज वन ऑफ इट्स रूट। अब बताओ इसके तो दो रूट है, एक तो 1 और एक ये, बट अल्फा कहता है 1 तो हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दूसरे वाला रूट है ना, इसको आप अल्फा बोलोगे। समझ गए यहाँ तक मेरी बात, क्योंकि 1 को तो आप अल्फा बोल ही नहीं सकते ना, इस वाले रूट को तो अल्फा बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ऊपर कहा गया है कि अल्फा 1 के इक्वल नहीं है, तो मतलब सेकंड वाला रूट ही अल्फा होगा। बस अब क्वेश्चन खत्म। अगर आपने ये अल्फा रूट निकाल लिया, अब आप पढ़ो ध्यान से दो स्टेटमेंट। पहली कौन सी है, पहली स्टेटमेंट में कहता है कि अल्फा की वैल्यू जो -1 और 0 के बीच में है, अगर अल्फा इस इंटरवल में है तो बी कैन नॉट बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। बच्चों ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बताओ, रूट ए सी होता होगा ना। और ये किस, क्या लिखा गया है इसको, बी, तो यानी कि बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए सी। भाई यही तो होता है ना, ए बी सी अगर जीपी में है तब बीच वाले नंबर को क्या बोलते हैं हम, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। तो ये बोल रखा है कि अगर अल्फा की वैल्यू -1 और 0 के बीच में हो जाए तो बी जो है ना, ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन नहीं हो सकता। आप ये बताओगे कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अल्फा को क्या पुट कर लेता हूँ, -1 और 0 के बीच में पुट कर लूँ।
अच्छा अल्फा की वैल्यू डाल दो, अल्फा क्या है बताओ, ए प्लस सी माइनस टू बी, और अपॉन क्या है बच्चों, ए प्लस बी माइनस के टू सी। और ये अब इनइक्वालिटी के अंदर देखो बार बार मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि जब डिनोमिनेटर आ जाते हैं ना तो उससे घबराहट हो जाती है, क्योंकि फिर उसका एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर नहीं सकते। बट एक बात जरूर है कि अगर डिनोमिनेटर आप ये गारंटी ले लो कि ये पॉजिटिव है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो और फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब आप मेरे को ये बताओ बस, ये पॉजिटिव है या नहीं है, ये आपको कैसे पता लगेगा? आपको खुद को पता है कि ए सबसे बड़ा, बी उससे छोटा, सी सबसे छोटा, है ना, सारे पॉजिटिव है। तो भाई जो ए को आप कुछ भी मान लो, जैसे वन मान लो, बी को क्या मान लो, इसको मान लो फाइव मान लो, है ना सबसे बड़ा, इसको फोर मान लो, इसको थ्री मान लो, तो क्या ए और बी का सम करके और इसमें से डबल आप घटाओगे तो क्या ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नहीं आएगी? कहने का मतलब, अगर ए और बी की वैल्यू सी के बराबर भी होती है ना, तो सी प्लस सी माइनस टू सी तब भी जीरो आता आंसर, नेगेटिव तो तब भी नहीं आता। बट ए और बी तो दोनों क्या है, सी से बड़े, तो ए और बी को जोड़ के अगर आप टू सी माइनस कर दोगे तो वो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा ना। मतलब मैं कह रहा हूँ ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कंडीशन गिवन है ना, ये सिर्फ इसी के लिए गिवन है कि डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव है तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो मतलब अब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे। और ये क्या आ गया, ए प्लस सी माइनस टू बी, और ये तो जीरो ही रहेगा। तो बस अब इस कंडीशन को फॉलो करते हुए मुझे ये चेक करना है कि जो b है ना, क्या इन दोनों के बीच का ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है। मतलब मैं बी स्क्वायर को ए सी पुट कर दूंगा और फिर चेक करूंगा कि क्या वो इनइक्वालिटी जो बनेगी वो होल्ड करेगी या नहीं करेगी। तो मैं दो दो इनइक्वालिटी लेके चलता हूँ, है ना। एक बार मैं इन दोनों को लेके चलूँ, देखो क्या था, माइनस वन की वैल्यू लेस देन है किससे, माइनस वन इंटू ए प्लस बी माइनस टू सी, माइनस वन इंटू माइनस वन की मल्टीप्लाई करो ए प्लस बी माइनस टू सी, ये लेस देन है किससे, ए प्लस सी माइनस टू बी, ए प्लस सी माइनस के टू बी। एक बार मैं फर्स्ट केस लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस ए माइनस बी प्लस टू सी लेस देन ए प्लस सी माइनस टू बी। एक तरफ ले आओ, इधर तो जीरो रख दो, ये इधर ले जाओ, तो ए और ये टू ए हो जाएगा, और सी माइनस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का बी हो जाएगा। मतलब कि टू सी, टू ए की वैल्यू जो है ना, टू ए माइनस सी माइनस बी क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा। यानी कि टू ए जो है ना वो बी प्लस सी से क्या होना चाहिए, बड़ा। या फिर ये कह लो कि ए जो है वो बड़ा होना चाहिए बी प्लस सी बाय टू से। क्या ये ट्रू है, क्या आप मेरे को बताओ। मेरे को तो लगता है ट्रू है, क्योंकि ये बताओ, ए सबसे बड़ा था ना, और देखो इसको आप ऐसे लिख दो ना, इसको समझने के लिए ऐसे लिख दो, ठीक है। आप ये मान लो कि बी और सी दोनों इक्वल भी है ना। वैसे तो सी सबसे छोटा है, आप मान लो ए बी सी तीनों नंबर को आप ना अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, देखो आसान हो जाएगा। ये क्या मान लो थ्री, ये क्या मान लो टू, और ये क्या मान लो वन। तो क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी? बिल्कुल करेगी। देखो ए को लिखना थ्री, बी को लिखना टू बाई टू यानी कि वन, और सी को वन लिख के वन बाई टू। तो थ्री जो है वन प्लस वन बाई टू से बड़ा होता है ना, यस ये क्या है, ट्रू। मतलब ये होल्ड करती है, समझ गए। तो ये कंडीशन क्या है बच्चों, होल्ड करती है। बट मुझे तो क्या लेना है, मुझे तो ये चेक करना है ना, मुझे तो ये चेक करना है कि P जो है वो A और C का ज्योमेट्रिक मीन है या नहीं। तो फिर मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा बोलो, पी स्क्वेयर को AC पुट करना पड़ेगा, है ना। अगर AC पुट करने के बाद अगर वो जो कंडीशन आएगी वो ट्रू है, तब तो ये क्वेश्चन ट्रू हो गया, मतलब ऐसा हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता, है ना। पुट करना, एक बार आप P को बच्चों क्या पुट करो, बी स्क्वेयर को AC पुट करना है ना। तो यहाँ से तो अपने पास बी स्क्वेयर है ही नहीं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पी एक तरफ रखो तो देखो क्या हो जाएगा, टू ए, और ये क्या हो जाएगा बोलो, माइनस का सी ग्रेटर देन बी। दोनों तरफ क्या करो, स्क्वेयर करो, क्योंकि अपने को कहीं ना कहीं से बी स्क्वेयर क्रिएट करना पड़ेगा ना। इसका स्क्वेयर करोगे तो बच्चों क्या आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस के फोर ए सी। और इसको क्या लिख दो आप, ए सी लिख दो, है ना। इसको क्या लिख दो, ए सी। तो ये क्या आ गया देखो, फोर ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस फाइव ए सी ग्रेटर देन जीरो। एक बार इससे मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा है सोल्व करना, है ना। मैं इसको एक बार छोड़ के चल रहा हूँ, और वैसे आप वैल्यू जूम करके देख सकते हो कि क्या ये ग्रेटर देन जीरो होगा या नहीं होगा। बट एक बार इससे फायदा नहीं है, छोड़ दो। अभी दूसरी कंडीशन भी तो है ना, देखो ये वाली कंडीशन भी तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी कि ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो से छोटी, ए प्लस सी माइनस टू बी लेस देन जीरो। तो ये होना चाहिए। दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर। इसको टू को नीचे ले आओ, अपने को एक तरफ क्या छोड़ना है, सिर्फ बी छोड़ना है, ताकि मैं बी स्क्वायर को ए सी लिख सकूँ, है ना। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी डिवाइड बाई फोर है, तो फोर को उधर ले जाता हूँ, और बी स्क्वायर को क्या लिख दो बच्चों, ए सी लिख दो, है ना। तो फिर ये क्या हो गया बोलो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा ना इधर आके,
और ये क्या होता है a माइनस सी का होल स्क्वायर। अब आप मेरे को बताओ किसी नंबर जो पॉजिटिव नंबर है उनका स्क्वायर जो है ना वो जीरो से छोटा कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ये कंडीशन बच्चों पॉसिबल नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर अल्फा -1 से 0 में बिलोंग करता है तो b कैन नॉट बी द जीएम बिटवीन ए एंड सी, क्योंकि अगर होता ए और सी के बीच में जीएम तो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों ट्रू होनी चाहिए थी। बट इसका तो मान लो मेरे को एक बार पता नहीं है ना, लेकिन इसका तो कंफर्म पता लग गया ना, ये तो ट्रू नहीं है। नहीं है तो मतलब कि चाहे ये हो भी जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गई मेरी बात। एक कंडीशन मैंने आपको फॉलो करके दिखा दी, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी बोलो। पहली स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है, क्योंकि ये भी तो यही कहता है कि पी नहीं हो सकता जीएम, और हमने भी यही प्रूव किया कि नहीं हो सकता। पहली स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरी स्टेटमेंट बस अब यही है कि अल्फा की वैल्यू क्या लेनी है आपको, 0 से 1 लेनी है, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट की वैल्यू क्या लो, अल्फा जब 0 और 1 के बीच में है। अल्फा क्या था बताओ, अल्फा अपना रूट आया था ना, अल्फा जो आया था a प्लस सी माइनस टू बी, ए प्लस सी माइनस टू बी, और नीचे क्या था अपना a प्लस बी माइनस टू सी। इसकी वैल्यू क्या है, जीरो से लेके 1 है ना, 0 से 1। वही ये वैल्यू क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। a प्लस बी माइनस टू सी तो पिछली बार की तरह ही है ना, पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो अपना ऐसा लिख दें, क्या बोलो, ऐसा लिख देते हैं ना, वही दो केस बना लो। एक बार ये वाला केस 0 इज लेस देन a प्लस सी माइनस टू बी, या आप कह लो a प्लस सी इज ग्रेटर देन टू बी, है ना, ऐसे कह लो। या फिर आप बोल दो a प्लस सी बाई टू इज ग्रेटर देन b। दोनों तरफ क्या कर लो, स्क्वेयर कर लो। तो a स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ac बाई 4 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बी स्क्वेयर। ये इधर लेके आओगे, है ना, और बी स्क्वेयर को क्या लिख दो फिर, ac लिख दो। बी स्क्वेयर को क्या लिख दो बच्चों, ac, ज्योमेट्रिक मीन चेक करना है तो फिर इधर लेके आओगे तो बोलो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ac ग्रेटर देन 0, a माइनस सी का होल स्क्वेयर ग्रेटर देन 0। बताओ ये ट्रू है क्या। ये बच्चों ट्रू है, क्योंकि होल स्क्वायर किसी भी नंबर का 0 या 0 से बड़ा होता है। बट 0 कब होता है, जब ये दोनों नंबर इक्वल हो जाएंगे। बट a तो क्या है, c से बड़ा है ना, तो फिर ये तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा। मतलब कि एक कंडीशन तो ट्रू होगी, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है। बट सिर्फ इसी को देख के आंसर मत दे देना, अभी दूसरी कंडीशन भी चेक करो। दूसरी कौन सी, हमने तो ये वाली चेक की है ना कंडीशन, अब ये वाली चेक करो। ये देखो a प्लस सी माइनस के टू बी, ये लेस देन होना चाहिए a प्लस बी माइनस के टू सी से। तो a से a तो काट दो, है ना। अब क्या बच गया बताओ, माइनस के थ्री बी, और लेस देन होना चाहिए माइनस के थ्री सी। माइनस थ्री काटोगे तो बोलो फिर ऐसा होना चाहिए ना, साइन भी तो चेंज होगा, b ग्रेटर देन c होना चाहिए। और ये तो अपने को क्वेश्चन में गिवन ही है कि b की वैल्यू क्या है बच्चों, b की वैल्यू c से क्या है, बड़ी। मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अभी एक और बाकी है, कौन सी, ये वाली। ये वाली कंडीशन भी तो होनी चाहिए ना कि 0 इज लेस देन, क्योंकि इस इनइक्वालिटी से तीन कंडीशन आपको पता है बनेगी, तो तीनों चेक करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो a प्लस बी इज ग्रेटर देन टू सी। अब बताओ ये होगा क्या, वही तो मैंने बताया था, a और b दोनों c से बड़े हैं। ये देखो ऐसे कर लो ना इसको, टू सी को ऐसे लिख लो, ए बी सी से बड़ा है, बी भी सी से बड़ा है, तो बच्चों इन दोनों का सम इन दोनों से तो क्या होगा, बड़ा ही होगा ना। यस ये भी ट्रू है, ठीक है, यस ये ट्रू है। इसका मतलब सारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू। कहने का मतलब क्या हो गया, अगर अल्फा की वैल्यू बच्चों 0 और 1 के बीच में है, देन बी क्या होगा बच्चों, ज्योमेट्रिक मीन होगा किसका, ए और सी का। और यही क्वेश्चन में कहा गया है अपने से, ध्यान से देखो, यही तो क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर ऐसा हुआ तो P मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड C, और हम कहते हैं ये भी क्या है, ट्रू। तो दोनों स्टेटमेंट क्या होगी बच्चों, ट्रू होगी, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर आएंगे तो बेशक आप स्किप कर दो, लेकिन बच्चों आपको नॉलेज कितनी बड़ी कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के तीनों कोफिशिएंट का सम 0 होता है तो उसके रूट कैसे लिखते हैं ना। एटलीस्ट इस क्वेश्चन को सोल्व करने से आपको एक पैटर्न तो पता लगेगा ना, अलग अलग तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का, ताकि पेपर में कहीं से छोटा क्वेश्चन आ जाए। मान लो ये कंडीशन 2 की बजाय एक ही दे दे, है ना, एक कंडीशन देके और दूसरी कंडीशन कोई छोटी सी पूछ ले कि इसका 1 रूट होगा कि नहीं होगा, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इन दोनों कंडीशंस को देने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कैसे, ठीक है। पैटर्न पता लग जाएगा आपको एटलीस्ट क्वेश्चन का। ये मत समझा करो अभी कि इतने लेंथी क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट कैसे करेंगे। मुझे भी पता है इतने लेंथी क्वेश्चन पेपर के अंदर बैठ के सोल्व करने मुश्किल होते हैं बहुत, है ना। बट वहाँ पे तो आपको 25 में से 12 13 14 15 क्वेश्चन भी अगर आप सोल्व कर देते हो मैथमेटिक्स में, तो आपकी परसेंटाइल 99 पॉइंट समथिंग आएगी, है ना। आपको पता है कि मैथमेटिक्स में कितना टफ पेपर आता है जेई का। तो आपको सिर्फ अभी एग्जाम सेंटर से बाहर बैठ के चीज़ों को सीखना है। पेपर में कैसे सोल्व करना है वो बात की बातें है ना, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, टेस्ट सीरीज होती है, मॉक टेस्ट होते हैं। एक बार आप चीज़ों को पहले सीखो। इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है आपको, एफ एक्स
आपको एक इक्वेशन दे रखी है ये, और इसको पोलिनोमियल को क्या नाम दे दिया इसने, एफ एक्स, हैज ओनली वन सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल। ये कहता है इस क्यूबिक इक्वेशन का इस इंटरवल में सिर्फ एक सॉल्यूशन है। पहली स्टेटमेंट तो ये है। दूसरी स्टेटमेंट ये कहता है कि कोस पाई बाय 12 कितना होता है बच्चों, 15 डिग्री होता है ना, कि कोस 15 डिग्री इस एफ एक्स इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है। तो आपको बतानी है इनमें से दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है, या एक ट्रू एक फॉल्स है। ठीक है, तो मैं तीनों केस आपको डिस्कस करके दिखाता हूँ। पहले तो जो है ना, देखो दूसरी वाली इक्वेशन तो है, ये तो ट्रू होगी या नहीं होगी आप आसानी से चेक कर दोगे, क्योंकि कोस 15 की वैल्यू पता है आपको, है ना, कितनी होती है, √3 + 1 √3 + 1/2 ये होती है क्या, √3 + 1/2 √2, ठीक है, ये होती है कोस 15 है ना। तो ये तो आप चेक करके बता दोगे। बट पहली कंडीशन का क्या मतलब है, देखो अगर आपको एक बात पता हो, मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। देखो ये क्या है बोलो, 0.5, और ये क्या है 1, है ना। मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट जो है ना वो इस इंटरवल के बीच में होगा। जैसे रूट कब निकलता है किसी पोलिनोमियल का, जो रूट होता है या जीरो होता है वो कैसे निकलती है, उस पोलिनोमियल का जब ग्राफ आप बनाओगे तो वो उस एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे जो है ना कट करेगा, उतने ही तो रूट होते हैं ना, रियल रूट होते हैं। तो मैं रफ डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो रफ डायग्राम की हेल्प से आपको समझ आएगा चीज़ें। मैं आपको ऐसे बना देता हूँ, रफ है, सिर्फ ये मत समझना कि ये क्यूबिक का है कि नहीं, है ना। ये रफ डायग्राम मैंने आपको बनाया है। कितने रूट हो गए बोलो इसके, 3 हो गए ना, क्योंकि क्यूबिक दे रखा है तो मेरे को 3 रूट वाला डायग्राम बनाना था। मेरे को 3 रूट वाला मैं ऐसे बना देता हूँ। देखो 1 2 और 3, ये 0.5 और 1 के बीच में होना चाहिए रूट, है ना। तो इसका मतलब कहता है एक ही रूट होना चाहिए 0.1 0.5 और 1 के बीच में। तो मान लेता हूँ मैं ये वाला रूट है अपना किसके बीच में, 0.5 और 1 के बीच में, है ना। तो मतलब ये जो रूट है, ये जो वैल्यू है बच्चों, ये क्या है 0.5। अच्छा ये एग्जैक्ट 0.5 नहीं है, इनके बीच में, इनके बीच का मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है ना ये लगभग क्या होगी, 0.4 होगी, है ना, इस इंटरवल में। इससे क्या होनी चाहिए बच्चों, 0.5 से बड़ी होनी चाहिए ना। इस इंटरवल के बीच में नंबर क्या ले लो, 0.6 ले लो, है ना, 0.6 ले लो, 4 नहीं, यहाँ पे। और 1 से छोटा तो इसको क्या ले लो आप, 0.9 ले लो। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक रूट होना चाहिए इस इंटरवल के बीच में। 1/2 भी इंक्लूड नहीं करोगे, 1 भी इंक्लूड नहीं करोगे, है ना। 1/2 से बड़ा यानी कि 0.6, और 1 से छोटा यानी कि 0.9। अब आप मेरे को बताओ कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम को ना आगे बढ़ा देता हूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो। ऐसे, और इसको ऐसे। अब आप देखना जरा ध्यान से, 0.6 से, ये 0.6 है मान लो, है ना। इसको मैं आपको 0.6 लेके दिखाऊं या 0.5 लेके दिखाऊं, 0.5 ले लो, और इसको क्या ले लो एक बार, 1 ले लो। तो 0.6 कहाँ पे होगा बताओ आपका, 0.6 आपका जो है ना, 0.5 ये है तो 0.6 यहाँ पे होगा। इसके ऊपर वैल्यू क्या होगी बोलो, इस एक्सप्रेशन की पॉजिटिव, है ना। ये 1 है, और 1 से छोटी वैल्यू, क्योंकि इसके बीच में चाहिए ना, 0.5 से बड़ी और 1 से छोटी, 0.9, और 0.9 ये है तो इसके ऊपर वैल्यू क्या है देखो, नेगेटिव, क्योंकि ग्राफ जो है ना वो वाई एक्सिस के नीचे बन रहा है ना। तो ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ, चाहे ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का हो चाहे क्यूबिक का हो, अगर एक इक्वेशन के रूट किन्हीं दो वैल्यू के बीच में है तो उन दो वैल्यू के ऊपर जो इस फंक्शन की वैल्यू है ना बच्चों, वो अपोजिट साइन देगी, है ना। इसका मतलब ये होगा कि f(1/2) और f(1) ये क्या है बच्चों, आर ऑफ अपोजिट साइंस। मतलब कि एक बार एक वैल्यू अगर प्लस की है तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, माइनस की होगी। ठीक है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सिंपली, चाहे ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो चाहे ये क्यूबिक का क्वेश्चन हो, ये हो गया। अब आप देखो क्या करोगे, इसकी वैल्यू दोबारा लिखता हूँ मैं, एफ एक्स क्या था, 4√2 x³ माइनस 3√2 x और माइनस के 1, ये था। एक बार आप इसकी वैल्यू निकालो किस पे, 1 पे, और एक बार आप वैल्यू निकालो 1/2 पे। 1/2 पे निकालना, 4√2 1/2 का क्यूब, 3√2 और 1/2, ये हो गया, है ना। 8 इसका क्या ले लो एल्शियम, या 2 से काट ही दो, 2 एल्शियम ले लो, तो ये तो 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, √2 आ गया, माइनस के 3√3 -1, मेरे को दिख रहा है ये नेगेटिव है ना। ये तो क्या है बच्चों, नेगेटिव है, पूरी सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 1 पे चेक करना, 4√2 माइनस 3√2 -1, 4√2 में से 3√2 गए, √2, √2 -1, √2 क्या होता है, 1.4 होता है ना लगभग, और ये वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। तो देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसके साइन क्या है, अपोजिट साइन है। ये क्या आ गया बच्चों, अपोजिट
साइंस आ गए, अपोजिट साइन आ गए, इसका मतलब स्टेटमेंट वन जो है ना वो क्या है, ट्रू है। यही तो पूछ रखा था कि अगर फंक्शन जो पोलिनोमियल है उसके ऊपर 1/2 और 1 के अपोजिट साइन आ गए, इसका मतलब उसका एक ही रूट होगा 1/2 और 1 के बीच में। ठीक है, एक कंडीशन होगी, S1 ट्रू होगी। S2 बिल्कुल आसान है बच्चों। S2 में ये कहता था जो ये fx है ना, fx जो लिखा हुआ है पोलिनोमियल, इसकी एक जीरो होगी, कौन, कोस 15 डिग्री, कोस 15 यानी कि कोस पाई बाय 12। एक बार आप पाई बाय 12 को थीटा मान लो, है ना, कोस पाई बाय 12 को थीटा मान लो, तो इसमें पुट करना x की जगह क्या, जीरो होने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू कोस 15 ट्रू होनी चाहिए। तो एक बार आप f कोस थीटा निकालो इसमें, देखो थीटा को थीटा मानने से 15 बाई पाई बाय 12 को कितना आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, 4√2 कोस क्यूब थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि मेरे को एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है इसमें। और ये क्या आ गया, कोस थीटा माइनस के 1। इसमें से अगर मैं √2 कॉमन ले लूँ, पहले 4 कोस क्यूब थीटा, क्योंकि इसकी अगर मैं कोस 15 की वैल्यू पुट करूंगा फिर उसका क्यूब करूंगा सोल्व करूंगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, हो तो उससे भी जाएगा बट लेंथी हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को ये लग रहा है कि ये फॉर्मूला किसका होता है, कोस 3 थीटा का होता है ना, तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों कोस 3 थीटा का। इस तरह की अप्रोच आपको यूज करनी है। कोस 3 थीटा माइनस में क्या है ये 1, ये माइनस में 1 है ही, तो बताओ थीटा को पुट कर दो आप, कितना 15 डिग्री था ना, तो 3 थीटा कितना हो जाएगा बोलो, 3 थीटा हो जाएगा बच्चों 45 -1, और कोस 45 कितना होता है 1/√2, 1 ये भी 1 हो गया, ये भी 1, तो क्या आ गया 0, यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई इसके ऊपर 0 आ गई। तो मतलब कहने का कि कोस 15 डिग्री वो क्या है बच्चों, इसका एक रूट हो गया, इज ए रूट, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी क्या होगी, ट्रू होगी। सेकंड स्टेटमेंट ट्रू होगी तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होगी, तो अपना क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, मैंने आपको सारा सोल्व करा दिया। तो क्वाड्रेटिक के बच्चों जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे ना जेईई मेंस 2024 में, वो हमने कर दिए हैं। एक कॉन्सेप्ट रह गया न्यूटन्स फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड, जो 3 क्वेश्चन आए थे, बट न्यूटन्स फॉर्मूले का पूरा मैंने 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर बना के अलग से, सिर्फ यही 3 क्वेश्चन नहीं, पूरा न्यूटन फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट, जितने प्रीवियस ईयर में टफ इजी क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कंपाइल करके एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट, उसका प्रूफ वगैरह सब बताया। न्यूटन फॉर्मूला के बिना अगर मान लो क्वेश्चन सोल्व करना हो तो कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करके मैंने एक नया लेक्चर आपके लिए बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो पहले आप वो पूरा लेक्चर देखना, उसमें सारे के सारे आपके पुराने नए 2024 वाले सब के सब क्वेश्चन बच्चों कवर होने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लेक्चर है वो। पहले वाले क्वेश्चन भी आपको सारे मैंने सोल्व करके दिखाए हैं, नए क्वेश्चन जो उसके ऊपर बन सकते हैं न्यूटन फॉर्मूला के ऊपर, वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है न्यूटन फॉर्मूला। तो ये हमारा पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर खत्म हो गया।